सोने के इंपोर्ट पर लगाम के लिए रिजर्व बैंक ने एक और कड़ी शर्त जोड़ी। कुल इंपोर्ट का 20% एक्सपोर्ट के लिए देना होगा जरूरी। इंपोर्ट पर सख्ती के बावजूद सोने चांदी के भाव में 3% की तेजी कायम। रुपए की कमजोरी से मिला फायदा। इकोनॉमी के लिए आ रहे हैं एक के बाद एक बुरे संकेत। इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन एंड टूब्रो नतीजे उम्मीद से बेहद खराब। टाटा मोटर्स को नैनो का प्रोडक्शन घटाना पड़ा। लार्सन टूब्रो के खराब नतीजों ने बाजार को नीचे खींचा। सेंसेक्स 2 महीने की ऊंचाई छूने के बाद पिछले हफ्ते के स्तर पर बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दफ्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे जाएं खबरों में विस्तार से, उससे पहले कुछ और हेडलाइंस। जेट हथियार डील में वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा की भूमिका पर सवाल। मंत्रालय के अधिकारियों के सुझावों को नजरअंदाज करके दी सौदे को मंजूरी। 26 जुलाई को अनिल अंबानी को कोर्ट में होना होगा पेश। बचने के लिए रिलायंस टेलीकॉम ने लगाई सुप्रीम कोर्ट में गुहार। और अगर लोकसभा चुनाव अभी हुए तो बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन टूटने का लालू प्रसाद को हो सकता है भारी फायदा। लेकिन पश्चिम बंगाल में दीदी का दबदबा कायम। आईबीएन नेटवर्क के लिए सीएसडीएस के सर्वे के नतीजे। नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार की बहस में दिग्गज अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने एक बार फिर की बिहार की ग्रोथ मॉडल की तारीफ। कहा, राज्य को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। तो कई सारी खबरें हैं आवाज एट 9 में आपके लिए, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। सोने का इंपोर्ट कम करने के लिए रिजर्व बैंक ने नियम और सख्त कर दिए हैं। अब इंपोर्टरों को कुल इंपोर्ट का 20% सोना एक्सपोर्टर या एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को देना होगा। इस खबर को और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलेंगे अपने दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, आरबीआई के इस कदम का क्या मकसद है और क्या इसमें कदम उठाए जाएंगे आगे चलते हुए? देखिए, इस कदम का मकसद साफ है कि सरकार गोल्ड की खपत को भले ही कम करना चाहती हो, लेकिन सोने से बनने वाली जो ज्वेलरी है उसके एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा शिकंजा नहीं कसना चाहती है। यही वजह कि सरकार ने एक कदम उठाया है। दरअसल भारत में जो भी एजेंसी गोल्ड इंपोर्ट करती है, सरकार पहले उनसे रजिस्ट्रेशन कराती है। तो जो रजिस्टर्ड एजेंसी है वही गोल्ड इंपोर्ट करती है और फिर वो इंपोर्ट करके ज्वेलरी या फिर छोटे जो गोल्ड के एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर, उनको देती है। तो यहाँ पे सरकार ने साफ कर दिया है आरबीआई ने कि जो भी एजेंसी गोल्ड इंपोर्ट करेगी उसका 20% हिस्सा उन लोगों को देना होगा, उस एजेंसी को जो गोल्ड की ज्वेलरी बना करके उसे एक्सपोर्ट करती हैं, और 80% हिस्सा घरेलू ज्वेलर्स को देना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपोर्ट करने वाले एजेंसियों को जो पहले गोल्ड की बड़ी दिक्कत हो रही थी, उनको गोल्ड एक पर्याप्त मात्रा में मिल पाएगा। लेकिन यहाँ पे घरेलू एजेंसियों को इंपोर्ट होने वाले कुल गोल्ड का 80% से ज्यादा नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर कोई एजेंसी अगर 100 किलो गोल्ड का इंपोर्ट करती है तो 20 किलो गोल्ड उसे कस्टम का वेयर हाउस में रखना होगा, या फिर उसे इस बात की अंडरटेकिंग देनी होगी कि हम ये 20 किलो जो सोना है उसे हम ऐसे एजेंसी को दे रहे हैं, ऐसे ज्वेलर्स को दे रहे हैं जो एक तय समय सीमा के भीतर उसे एक्सपोर्ट कर देगा, और बाकी 80% सोना हम घरेलू ज्वेलरी बनाने वाले ज्वेलर्स को दे रहे हैं। लेकिन यहाँ भी वो 20% हिस्सा जो सोना है, जो 20 किलो सोना है, वो एक्सपोर्ट हुआ या ना हुआ, इस बात की जिम्मेदारी या गारंटी कह सकते हैं गोल्ड इंपोर्ट करने वाले एजेंसी के ऊपर ही होगी। अगर वो तय समय सीमा के भीतर 20 किलो सोना एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है किसी ज्वेलरी के फॉर्म में, तो अगली बार अगर वो एजेंसी दोबारा गोल्ड इंपोर्ट करने का ऑर्डर देती है तो जो हिस्सा एक्सपोर्ट नहीं हो पाया होगा वो उसमें से घटा दिया जाएगा। यानी यहाँ पे एक शिकंजा कसा गया है कि गोल्ड इंपोर्ट तो किया जाए, लेकिन घरेलू ज्वेलर्स उसका ज़्यादा फायदा ना उठा सकें, बल्कि उन ज्वेलर्स को उसका फायदा मिले जो ज्वेलर्स गोल्ड से ज्वेलरी बनाकर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। पिछले दिनों जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में हमने देखा 33% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी में करीब 14% की गिरावट देखने को मिली थी। इसके बाद सरकार को चिंता इस बात की होने लगी कि घरेलू खपत कम करने की कोशिश में कहीं न कहीं गोल्ड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट पर रोक रही है, और ये खास तौर से करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए एक और बड़ी चिंता है, और यही वजह कि सरकार ने बीच का रास्ता अपनाते हुए कदम उठाया है। जी लक्ष्मण, सरकार अब तक सोने की खपत को कम करने के लिए कई कदम उठा चुकी है। सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा भी चुकी है कई बार, लेकिन ये ज्यादा काम के नहीं रहे हैं। इस बार जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इंपोर्टर्स हैं सोने के, वो आपको क्या बता रहे हैं? आपको लगता है कि इससे सोने की खपत में भारी कमी आएगी, सीएडी में कुछ हालत बेहतर होगी?
देखिए, यहाँ पे सोने की खपत कम नहीं हो रही, इसके पीछे वजह यह है कि सरकार ने जो फैसला किया था इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का, उस इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने का नतीजा ये निकला कि कागजों में गोल्ड की इंपोर्ट में तो कमी आने दिखनी शुरू हो गई, लेकिन गोल्ड की स्मगलिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सरकार जो कोशिश करे गोल्ड की खपत कम करने के लिए, तो इस महीने दर महीने करें तो गोल्ड का खपत कम होता जा रहा है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले गोल्ड का इंपोर्ट या गोल्ड की खपत अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। ये जो कदम उठाया गया है कि गोल्ड एक्सपोर्ट करने वाले जो ज्वेलर्स हैं उनको फ़ायदा मिले, लेकिन ये भी कदम काफ़ी कारगर होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि गोल्ड इंपोर्ट करने वाले एजेंसी पर कई सारी जिम्मेदारियां थोप दी गई हैं। ऐसे में गोल्ड इंपोर्ट करने वाली एजेंसी सिर्फ इसलिए गोल्ड इंपोर्ट करे कि गोल्ड की ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स को हम फायदा पहुंचाए, मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जिन जानकारों से हमने बात की उनका कहना था कि इससे गोल्ड इंपोर्ट पर और ज़्यादा शिकंजा कसा जाएगा और गोल्ड इंपोर्ट करने वाली एजेंसी इस फैसले की वजह से गोल्ड इंपोर्ट में किसी भी तरह की बढ़ोतरी करेंगी, ऐसा करने को नहीं मिल सकता। और जो 80% की सीमा तय की गई घरेलू ज्वेलर्स के लिए, ये एक बहुत ही नकारात्मक असर डालने जाने वाला है आने वाले दिनों में। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया हमसे ये जानकारी शेयर करने के लिए। और अब हमारे साथ जेम्स ज्वेलरी फेडरेशन के चेयरमैन हरेश चमन भाई सोनी सूरत से जुड़ रहे हैं। हरेश जी, कैसे देखते हैं आप सरकार के इस कदम को कि अब जितना भी सोना इंपोर्ट किया जाएगा उसका 20% आपको एक्सपोर्ट यूनिट्स या एक्सपोर्टरों के लिए रखना होगा? हाँ, अशोक भाई सेकंड, इन दिस केस हमें ऐसे लग रहा है कि आज ये जो 2080 का जो रेशियो दिया है गवर्नमेंट में, एवरी लॉट अगर आपको ये समझो कि कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेस में रख के उसका 75% आपको इंपोर्ट करना है, बाद में ही आप नेक्स्ट इंपोर्ट कर पाएंगे, वो एक जो रिस्ट्रिक्शन है वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि सामने जो कंसाइनमेंट बेसिस और एलसी रिस्ट्रिक्शन थे जो भी आज तक, वो उन लोगों ने विड्रॉ किया है। तो अगर ये पॉलिसी में देखें तो वो हिसाब से बैलेंस करके किया है कि आज जो इंपोर्ट हो रहा था जिसके अंदर कंसाइनमेंट बेसिस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थे, बट एलसी एंड कंसाइनमेंट बेसिस के रिस्ट्रिक्शन को स्टैंड विड्रॉन कर दिया है। जी जी, तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि जब ऐसा कर दिया, थोड़ा जल्दी आपसे उत्तर चाहूंगा, तो ये आप जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं कम से कम उनको यहाँ फायदा है? क्योंकि बहुत हल्ला मच रहा था कि ये जो इंपोर्ट में कमी कर दी उससे जो एक्सपोर्ट यूनिट है उनको भी अच्छी खासी दिक्कत हो रही है। एक्चुअली क्या है कि आपको एक्सपोर्ट कंपल्सन कर दिया है कि भाई 20% का जो है एक्सपोर्ट तो करना ही है आपको। तो उसके अंदर अगर आपने जो 20% जो डिटेन करके रखा है कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेज में, उसका 75% आपका एक्सपोर्ट होने के बाद नेक्स्ट लॉट इंपोर्ट होगा। तो उससे एक रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाएगा, इंपोर्ट के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे। और दूसरी ये बात है कि हमें डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड की थोड़ी सी अपने शॉर्टेज आ जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया यहाँ पर हरेश भाई हमसे बातचीत करने के लिए। उधर सोने में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, खासतौर पर अगर घरेलू बाजार की बात करें तो रुपए में कमजोरी की वजह से सोना 600 रुपए से ज्यादा चढ़ गया। वहीं अगर कॉमेक्स की बात करें तो वहां भी एक महीने के उच्चतम स्तर पर कारोबार हो रहा है। दरअसल दूसरी करेंसियों के मुकाबले डॉलर में नरमी आई है, इसी वजह से सोने में तेजी देखने को मिल रही है। और चांदी में सोने से कहीं ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू बाजार में 4% की जोरदार बढ़त रही है। वहीं अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखें तो वहां भी 3% की जोरदार तेजी दिख रही है। चांदी पर सोने की तेजी का तो असर दिख ही रहा है, बेस मेटल्स में मजबूती की वजह से भी चांदी में दुगनी बढ़त दिख रही है। एक्सपोर्ट बढ़ाने में नाकाम सरकार इंपोर्ट घटाने का फैसला कर रही है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय के अधिकारी की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई है जो इंपोर्ट पर शिकंजा कसने के लिए लग्जरी आइटम्स पर इंपोर्ट ड्यूटी या बेस वैल्यू बढ़ाने की सिफारिश कर सकती है। ये लग्जरी इंपोर्टेड कारें आने वाले दिनों में और महंगी हो सकती हैं, क्योंकि सरकार गैर जरूरी और लग्जरी आइटम के इंपोर्ट को घटाने की कोशिश में है। इसके लिए वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी की अगुवाई में बनी कमेटी पिछले 1 साल के इंपोर्ट के आंकड़ों की समीक्षा करेगी। सूत्रों के मुताबिक महंगी कारें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और फल जैसी चीजों के इंपोर्ट पर सरकार शिकंजा कस सकती है। इसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का विकल्प काफी प्रभावशाली माना जा रहा है। साथ ही बेस वैल्यू यानी जिस कीमत पर इंपोर्ट ड्यूटी का आंकलन किया जाता है वो भी बढ़ाई जा सकती है। एक्सपोर्ट बढ़ाने में नाकाम रहने वाली सरकार को भरोसा है कि वो इंपोर्ट घटाने में कामयाब जरूर हो जाएगी। साथ ही साथ आयरन ओर जैसे आइटम के एक्सपोर्ट बढ़ाने का भी मन बना चुकी है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला अगले 3 से 4 हफ्तों में होने की संभावना है। दरअसल एक्सपोर्ट बढ़ाने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। अप्रैल से जून के बीच एक्सपोर्ट में जहां 1.4% की गिरावट दर्ज की गई, वहीं इंपोर्ट 6% बढ़ा है।
कंप्यूटर, लैपटॉप जैसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का इंपोर्ट पिछले 4 साल में 500% बढ़ गया है। इसी तरह लग्जरी कार समेत दूसरी लग्जरी चीजों के इंपोर्ट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि सरकार की निगाहें इनके इंपोर्ट पर टिकी हैं। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। और इकोनॉमी के बुरे हाल का असर टाटा की नैनो पर भी पड़ रहा है। गुजरात प्लांट में प्रोडक्शन घटा और एलएनटी के खराब नतीजों ने बाजार को किया मायूस। पूरा अपडेट इस हफ्ते के। और अब बात करते हैं आज आए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एलएनटी के नतीजों की। एलएनटी ने आज अनुमान से खराब नतीजे पेश किए हैं। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 12.5% घटकर 756 करोड़ पर पहुंच गया है। हालांकि आमदनी में हल्की बढ़त दर्ज हुई है। कंपनी की बिक्री करीब 12,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 12,500 करोड़ रुपए हो गई है। हालांकि बाजार को 13,500 करोड़ रुपए के टर्नओवर की उम्मीद थी। नतीजों के बाद लार्सन एंड टूब्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर के वेंकटरामन ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर खराब दौर से गुजर रहा है। ऐसे में अगले 2 साल तक हालात सुधरने की उम्मीद कम है। Government is, in a way, through their cabinet committee on this investment pushing and so on, trying to push certain big ticket items, which are largely in the freight corridors, some things in the transmission, I would say some things on roadways, and so they are doing their bit. But yes, overall, if you see the situation for the next 2 years looks quite challenging from the Indian context. लार्सन टूब्रो ही नहीं, दूसरी कंपनियों की हालत भी खराब है। ऑटो सेक्टर को ही ले लीजिए, ये पूरी तरह से मंदी की गिरफ्त में आ गया है। टाटा मोटर्स को तो अपने सबसे सस्ती कार नैनो का प्रोडक्शन घटाना पड़ रहा है। अहमदाबाद से मनीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, ऑटो सेक्टर की हालत काफ़ी बुरी है, ऐसे में नैनो का प्रोडक्शन यहाँ पर घटाने की खबरें आ रही हैं। आखिर क्या हालात बन रहे हैं कि प्रोडक्शन कट करना पड़ रहा है? देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो पूरे ऑटो सेक्टर के लिए संकेत अच्छे नहीं है। पिछले कई समय से ऑटो सेक्टर मंदी की मार झेल रहा है। यहाँ पर अगर गुजरात में सानंद में टाटा का जो नैनो प्लांट है उसकी अगर बात की जाए तो वहां पर प्रोडक्शन काफी गिर चुका है। पिछले साल इसी समय में हर महीने कम से कम 2500 गाड़ियां बना करती थी। इन दिनों जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक यहाँ सानंद में नैनो प्लांट में केवल 300 गाड़ियां ही हर महीने बन रही है। हालांकि कंपनी का यह दावा है कि अभी भी उनके वहां 2000 गाड़ियों का हर महीने प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन जब हमने यहाँ के वेंडर्स से बात करने की कोशिश की, वेंडर्स का कहना है कि उन्हें पिछले 3 महीने में टाटा मोटर्स की तरफ से नैनो के लिए एक भी नया ऑर्डर नहीं मिला है। इसके अलावा मारुति की बात की जाए, यहाँ मेहसाना के पास में सांतलपुर में मारुति ने 600 हेक्टेयर जमीन ले ली है और इसके अलावा वो और जगह देख रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरह की मंदी के हालात बने हुए हैं, मारुति ने नई जमीन खरीदने के अपने प्लान पर रोक लगा ली है। साथ ही मारुति की जो वॉल और फेंसिंग इसके प्लांट के आसपास बन रहे थे, वहां पर भी पिछले 3 महीने से किसी तरह का काम नहीं हो रहा है। मारुति ने कम से कम अपने 800 कर्मचारी को जो अस्थायी रूप से काम कर रहे थे उनको लंबी छुट्टी के नाम पर निकाल दिया है। अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात की जाए तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 22 से यानी आज से अपना जो नासिक प्लांट है वो बंद कर दिया है। 30 जुलाई तक ये प्लांट बंद रहेगा। पिछले महीने भी हमारे सूत्र जो बता रहे हैं, पिछले महीने भी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने नासिक प्लांट को 5 से 7 दिन के लिए बंद रखा था। तो जिस तरह के हालत बने हुए हैं उसे देखते हुए महिंद्रा ने अपने कर्मचारियों को भी निकाला था। करीब 500 जो अपने कर्मचारी है उनको निकाल दिया है। तो कुल मिलाकर जिस तरह के हालत बने हुए हैं, इसे देखते हुए लगता है कि आने वाले दिनों में ना ही केवल मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, लेकिन और भी जो ऑटो सेक्टर की छोटी बड़ी कंपनियां हैं उनके कर्मचारियों की छटनी देखने को मिल सकती है और साथ में कुछ जगह पर प्लांट में प्रोडक्शन में भी कमी देखने को मिल सकती है। जी मनीष, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। इधर कमजोर होते रुपए और बढ़ती महंगाई की वजह से ब्रोकरेज कंपनियों का भारत की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा कम होता जा रहा है। इक्रा और नोमुरा ने भारत का ग्रोथ अनुमान घटा दिया है। अब इक्रा को वित्त वर्ष 2014 में 5.4 से 5.6% ग्रोथ की उम्मीद है, जबकि इससे पहले इक्रा ने 5.8 से 6% का अनुमान दिया था। वहीं नोमुरा के मुताबिक इस वित्त वर्ष ग्रोथ 5.3 से 5.5 के बीच रह सकती है। हम बताते कि कुछ दिनों पहले ही इक्रा की सहयोगी कंपनी मूडीज ने भी चेताया था कि अगर रुपए में मजबूती नहीं लौटी और महंगाई की चिंता बनी रही तो वो भारत का ग्रोथ अनुमान घटा देगा।
शेयर बाजार को भी आज जोरदार झटका लगा है। लार्सन टूब्रो के खराब नतीजों ने न केवल कैपिटल गुड्स सेक्टर बल्कि पूरे बाजार को नीचे खींच लिया। 100 पॉइंट ऊपर चल रहा सेंसेक्स पिछले हफ्ते के इस स्तरों पर वापस आ गया है। खराब नतीजों के चलते लार्सन टूब्रो का शेयर आज 6% से ज्यादा टूट गया। इसके साथ ही भेल का भी बुरा हाल था। बाजार में आज सिर्फ बैंक और IT शेयर ही चलते हुए दिखे। बैंकों में सबसे ज्यादा उछले सरकारी बैंक। पिछले कुछ दिनों में इनकी ही सबसे ज्यादा पिटाई हुई थी। बाजार में आज एक बार फिर सीमेंट शेयर कमजोर होते हुए दिखे। इसके अलावा तेल और गैस कंपनियों के शेयर्स भी आज फिसल गए। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी एक नजर डालेंगे। अमेरिकी बाजारों में देखते हैं किस तरह के संकेत भारतीय बाजारों के लिए यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। आप देख रहे हैं फ्लैट टू पॉजिटिव टाइप का यहाँ पे कारोबार हो रहा है। हालांकि आज S&P 500 जरूर इंट्राडे हाई इसने एक बनाया, लेकिन आप देख रहे हैं कि अब वो तेजी सिर्फ 1/4% तक सिमट के रह गई है और कुछ मिक्स्ड इकोनॉमी के आंकड़ों से यहाँ बाजार को कोई खास दिशा नहीं मिल रही। फिलहाल फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार होता हुआ अमेरिकी बाजारों में। लोकसभा चुनाव इस वक्त कराया जाए तो नतीजा क्या होगा? CSDS और IBN नेटवर्क की इस सर्वे क्या कहती है? बिहार और पश्चिम बंगाल के बारे में देखिए ब्रेक के बाद। और अनिल अंबानी बुधवार को 2G मामले में गवाही देंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा कल। अगर लोकसभा चुनाव इस वक्त कराया जाए तो नतीजा क्या होगा? कौन होगा सत्ता पर काबिज और किसको चखना होगा हार का स्वाद? इसी पर CSDS ने IBN नेटवर्क के लिए पूरे देश में एक सर्वे कराया है, जिसके नतीजे हम आपके सामने रखने वाले हैं। ये सर्वे 18 राज्यों के 267 लोकसभा क्षेत्रों में किया गया है, जिसमें 39,000 वोटरों से बात हुई है और करीब 19,000 लोग सर्वे में शामिल हुए। ये सर्वे जून के आखिरी हफ्ते से जुलाई के पहले हफ्ते के बीच कराया गया। आज हम आपके सामने रखने वाले हैं बिहार और पश्चिम बंगाल के नतीजे। CSDS IBN नेटवर्क के सर्वे में बिहार के 1735 वोटर शामिल हुए और जो नतीजे आए हैं उनके मुताबिक बिहार में JDU BJP गठबंधन टूटने का सबसे ज्यादा फायदा लालू यादव को मिलेगा। कांग्रेस को 2009 में जहां 2 सीटें मिली थी, वहीं इस वक्त चुनाव कराया गया तो ऐसा भी हो सकता है कि उसे एक भी सीट ना मिले। वहीं BJP और JDU को आपसी तनाव का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सर्वे में BJP को 8 से 12 सीटें और JDU को 15 से 19 सीटें मिलने का अनुमान सामने आया है, जबकि RJD को 2009 की 4 सीटों के मुकाबले 2013 में 8 से 12 सीटें तक मिल सकती हैं। बीजेपी और JDU गठबंधन पर 38% वोटरों का कहना है कि नीतीश को गठबंधन की खातिर मोदी को स्वीकार कर लेना चाहिए था, जबकि 20% मानते हैं कि बीजेपी को गठबंधन बचाए रखने के लिए नरेंद्र मोदी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए था। इसके अलावा बात करें यहाँ पर पश्चिम बंगाल की, तो वहां सर्वे के नतीजे दिलचस्प हैं। यहाँ कांग्रेस और BJP को वोटों का सीधा फायदा होता दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 22% वोट मिल सकता है, जो पिछले चुनाव से 8% ज्यादा होगा। BJP को पिछले चुनाव से 2 गुना वोट मिल सकता है, जबकि तृणमूल के वोट शेयर में मामूली बढ़त होगी, लेकिन वाम मोर्चे को भारी नुकसान होता दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस BJP को जितने वोटों का फायदा होता दिख रहा है वो सीटों में नहीं तब्दील हो रहा है। कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 9 सीटें मिलेंगी, जबकि 32% सीटों के साथ तृणमूल 23 से 27 सीटें जीत सकती है। लेफ्ट को सीटों का नुकसान होने का अंदेशा है। वैसे सर्वे के दौरान पश्चिम बंगाल में 15% वोटर मुद्दों पर कोई राय नहीं बना पाए थे। और इस सर्वे के दिलचस्प नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ है आवाज संपादक संजय पुगलिया। संजय जी, IBN नेटवर्क ने CSDS के साथ जो ये सर्वे किया है, उसकी पहली कड़ी में हम आज बिहार और पश्चिम बंगाल के नतीजे लेकर आए हैं। बिहार के सर्वे को आप कैसे देखते हैं? ये जो IBN नेटवर्क का और CSDS का सर्वे है, एक तो ये है कि चुनावी सर्वेक्षण की ये शुरुआत है, कई दिनों तक चलेगा। अलग अलग राज्यों के बारे में नंबर बताए जाएंगे। चूंकि पूरा देश अब इसी बहस में है कि 2014 चुनाव के नतीजे क्या होंगे, तो ये एक अनुमान है, सही गलत तो हम कह नहीं सकते, लेकिन इस अनुमान पर भी बात तो होनी चाहिए कि इससे बड़ा ट्रेंड क्या निकल रहा है। तो बिहार का उदाहरण लीजिए। बिहार का ट्रेंड ये है कि वहाँ पर इस सर्वे के मुताबिक बताया जा रहा है कि लालू यादव की RJD पार्टी को इसका फायदा मिलेगा और कुछ नुकसान BJP को और शायद थोड़ा नुकसान नीतीश बाबू की पार्टी को हो सकता है। मेरा ये मानने का मन कम इसलिए हो रहा है कि ये वोट जो पड़ना है ये दिल्ली के सरकार के ऊपर एक जनमत के तौर पर और जनादेश के रूप में सामने आना है। तो हमको तो ये लगता है कि शायद वहाँ पर अगर RJD के पक्ष में और नीतीश और BJP के खिलाफ मूड है तो RJD को ज़्यादा फायदा होगा।
लेकिन अगर कांग्रेस को अपदस्थ करने का वोट पड़ना है तो ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर देखते हुए बीजेपी और नीतीश कुमार का नुकसान उतना नहीं होना चाहिए। इसलिए ये बहुत ही शुरुआती ट्रेंड की तरफ इशारा करते हैं, जिससे सिर्फ इतना ही अनुमान लगाया जा सकता है कि बीजेपी और नीतीश कुमार का बिहार में नुकसान हो रहा है। ये तो बात हुई बिहार की, लेकिन संजय जी पश्चिम बंगाल में मामला थोड़ा अलग है। सर्वे में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस बीजेपी दोनों को वोट का काफी फायदा होता दिख रहा है, लेकिन ममता बनर्जी को सीटें ज्यादा मिल रही हैं। इस वक्त देखा जाए तो चीजें ममता बनर्जी के पक्ष में दिखती नहीं, लेकिन फिर भी फायदा उन्हें मिल रहा है। भले ही वहाँ वोटों का शेयर कुछ अजीब दिख रहा है, लेकिन ममता बनर्जी को फायदा बताया जा रहा है, जबकि परसेप्शन ये है कि ममता बनर्जी की सरकार अच्छी नहीं चल रही है। तो शायद इसका सर्वे में जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि रूरल वेस्ट बंगाल पर उनकी पकड़ बनी हुई है और शहरी इलाकों में उनकी पकड़ कमज़ोर हुई है। लेकिन ये खबर बीजेपी को इस मायने में अच्छी लगेगी कि वहाँ ममता अगर बरकरार हैं या ममता बढ़ती हैं तो बीजेपी के साथ शायद वो आ जाएं, लेकिन लेफ्ट वहाँ पर बढ़े ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। लेफ्ट भी बढ़े और कांग्रेस भी बढ़े, ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर हो सकती है। तो पश्चिम बंगाल का मूल निष्कर्ष इस सर्वे के मुताबिक अभी सिर्फ इतना ही है कि ममता वहाँ पर अपनी ज़मीन को बरकरार रखने में या शायद बढ़ाने में कामयाब हो सकती है। जी शुक्रिया संजय जी यहाँ पर बताते हुए कि ममता फिलहाल अपनी जगह बनाए हुए हैं। वैसे आगे बढ़ते हुए गुजरात मॉडल और बिहार मॉडल के बीच की तुलना के चलते कई बार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने सुर्खियां बटोरी है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने नरेंद्र मोदी के मुकाबले नीतीश के विकास मॉडल की सराहना की है। हमारे सहयोगी चैनल CNBC TV 18 के साथ हुई खास बातचीत में जाने माने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा कि लंबी अवधि में ग्रोथ हासिल करने के लिए और बिहार जैसे राज्य की विकास दर बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार ने सही मायने में कई अहम कदम उठाए हैं। Happening in Gujarat, for example, in physical infrastructure, road and so on. But on the other hand, if you look at the social infrastructure, Gujarat is ahead of Bihar. On the other hand, it's not a high performer. And if you look at the efficiency of business administration is high. Efficiency of social administration comes nowhere near what you will find in Tamil Nadu or Himachal Pradesh or Kerala, in my analysis, since I think that the issue of growth and development are intimately connected. The sustaining of a high growth model in the long run, short run, you could achieve a lot. Depends on having an educated, healthy labor force. Nitish stands out quite remarkably as being a visionary person who has thought through the difficulties of Bihar, which are really enormous, and has ways and means of dealing with it. And there is something for Bihar to learn from that, and there's something from India to learn from that as well. और बजाज ऑटो और यूनियन में झगड़ा जारी। पुणे से आवाज के ऑडियो एडिटर जॉयनिल मुखर्जी की खास रिपोर्ट देखिए इस ब्रेक के बाद। सोने के इंपोर्ट पर लगाम के लिए रिजर्व बैंक ने एक और कड़ी शर्त जोड़ी। कुल इंपोर्ट का 20% एक्सपोर्ट के लिए देना होगा जरूरी। इंपोर्ट पर सख्ती के बावजूद सोने चांदी के भाव में 3% की तेजी कायम। रुपए की कमजोरी से मिला फायदा। इकोनॉमी के लिए आ रहा है के बाद एक बुरे संकेत। इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन टूब्रो नतीजे उम्मीद से बेहद खराब। टाटा मोटर्स को नैनो का प्रोडक्शन घटाना पड़ा। लार्सन एंड टूब्रो के खराब नतीजों ने बाजार को नीचे खींचा। सेंसेक्स 2 महीने की ऊंचाई छूने के बाद पिछले हफ्ते के स्तर पर वापस। बजाज ऑटो माफ कीजिए, बजाज ऑटो के चाकन प्लांट में हड़ताल को करीब महीना भर बीत चुका है, लेकिन मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच झगड़ा निपटने के आसार नहीं दिख रहे हैं। कर्मचारी वेतन में बढ़ोतरी और कंपनी के शेयर मांग रहे हैं। बजाज ऑटो की हड़ताल पर हम आपको विस्तार से जानकारी देते आए हैं। आज फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी जॉयनिल मुखर्जी, जो खुद इस हड़ताल को देखने और कवर करने के लिए पुणे पहुंचे हैं। जॉयनिल, यहाँ पर किस तरीके का जब आपने हड़ताल देखी थी तो क्या सब रहा? हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी यूनियन हमारी ताकत। यहाँ देखिए, ये कोर्ट में मामला फिलहाल पहुंच चुका है और हमारे पास जो जानकारी है, कोर्ट ने कल की तारीख फिलहाल तय की है, लेकिन पता नहीं कल कोर्ट डिसीजन सुनाएगा या नहीं। लेकिन मामला काफी गंभीर होता जा रहा है। वर्कर इसे स्टॉपेज कह रहे हैं और बजाज इसे स्ट्राइक कह रही है और ये मुद्दा कोर्ट पहुंच चुका है।
तो आप देखेंगे काफी ज्यादा फिलहाल नुकसान होता हुआ बजाज ऑटो को नजर आ रहा है। इनके प्लांट में करीब 1.2 मिलियन यूनिट हर साल बनती हैं, यानी कि महीने की करीब 90,000 यानी कि दिन की 3,000 टू व्हीलर्स बनती हैं। और यहाँ पर पॉपुलर मॉडल्स हैं काफी सारे। अगर आप देखेंगे बजाज की पल्सर ले लीजिए, एवेंजर ले लीजिए, KTM ड्यूक ले लीजिए, और इन पर अब प्रेशर पड़ने लगेगा फिलहाल। तो बजाज ऑटो के लिए काफी सीरियस बात ये निकल कर आ रही है। कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, क्या वर्कर वापस जाएंगे या फिलहाल ये स्ट्राइक जारी रहेगी, इस पे हमारी नजरें बनी रहेंगी। और जॉनिल ने ये रिपोर्ट आज फाइल की पुणे से। अब बात करेंगे जेट एतिहाद डील की, जिसको लेकर चल रहे विवादों के घेरे में अब वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा भी आ गए हैं। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जेट एतिहाद डील पर वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों के सुझावों को दरकिनार कर वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने इस डील पर अपनी सहमति दी है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, क्या कहा है आनंद शर्मा ने और अब क्या अलग अलग राय बनती नजर आ रही है जेट एतिहाद डील पर सरकार के अंदर ही? देखिए, दरअसल पूरा मामला कुछ इस तरह से है कि जेट एहतियात डील के प्रस्ताव पर DIPP जो कि FDI की नोडल मिनिस्ट्री है, उससे राय मांगी गई कि आखिर इसमें FDI की सीमा जो तय की गई है घरेलू एयरलाइंस में 49%, क्या उस सीमा का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। इस पर वाणिज्य मंत्रालय DIPP जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है, उसके अधिकारियों ने एक फाइल बनाई। उसमें ये कहा कि इस जो मौजूदा नियम है उसके मुताबिक कहीं न कहीं FDI की सीमा जो है इस जेट एहतियात डील से उस नियम का उल्लंघन होगा, क्योंकि जेट एहतियात डील होने के बाद नरेश गोयल जो कि प्रमोटर हैं जेट के, उनकी हिस्सेदारी 41.99% रह जाएगी, टेलविंड की हिस्सेदारी 9.01 रह जाएगी और एहतियात की हिस्सेदारी 24% रह जाएगी। चूंकि नरेश गोयल एक NRI हैं, वो भी FDI में आ जाएंगे इस नियम के तहत। इस वजह से जेट एहतियात डील होने के बाद FDI की कुल सीमा यहाँ पे 75% के आसपास बैठेगी, जो कि FDI के नियमों का सरासर उल्लंघन है। इस वजह से यहाँ पे ये सुझाव दिए DIPP के अधिकारियों ने कि इस पे खास तौर से संबंधित मंत्रालयों के बीच एक सलाह मशविरा किया जाए, फिर ये तय किया जाए कि इससे क्या FDI की सीमा का उल्लंघन होता है कि नहीं होता है, क्योंकि DIPP के अधिकारियों का मानना था कि इससे FDI की सीमा का उल्लंघन होता है, क्योंकि जैसे ही कोई FDI बाहर की एयरलाइंस FDI करती है घरेलू एयरलाइंस में, तो जो NRI होते हैं उसको भी FDI माना जाएगा, ऐसा नियम बनाया गया था। ये दरअसल 14 जून को ये फाइल बनाई गई थी DIPP के ज्वाइंट सेक्रेटरी की अगुवाई में। लेकिन अगले ही दिन जब वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा के पास ये फाइल पहुंची, तो वहाँ वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने 15 जून को जिस फाइल पर दस्तखत किए, उस फाइल पर साफ तौर से लिखा है कि जो DIPP कह रहे हैं, जो उनकी बात को एक तरह से नज़रअंदाज किया गया, दरकिनार करते हुए वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने इस पूरे डील को एक तरह से हरी झंडी दी और कहा कि इसमें इंटर मिनिस्ट्रियल या संबंधित मंत्रालयों के बीच किसी भी तरह की सलाह मशवरा करने की जरूरत नहीं है। यानी मोटे तौर पर कहा जाए तो जेट एहतियात डील पे जो आपत्तियां उठाई थी DIPP के अधिकारियों ने, खुद वाणिज्य मंत्री ने अपने ही अधिकारियों की आपत्ति को दरकिनार किया, नजरअंदाज किया और फिर इस डील को आगे हरी झंडी दी। यही वजह कि इस पूरे मामले में अब विवाद का केंद्र जो है वित्त मंत्रालय की तरफ से खिसक करके यहाँ पे वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा को ऊपर आता हुआ दिख रहा है। जी शुक्रिया जानकारी के लिए। दिल्ली की अदालत ने 26 जुलाई को अनिल अंबानी को सुनवाई के लिए बुलाया है। यह सुनवाई 2G घोटाले के सिलसिले में है। आरोप है कि अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन ने फ्रंट कंपनी स्वान टेलीकॉम के जरिए 2G का लाइसेंस हासिल किया था। CBI के मुताबिक अनिल अंबानी की गवाही से ही इस मामले का पूरा सच सामने आएगा। जबकि अनिल अंबानी इस पेशी से बचने की कोशिश में है। उनकी कंपनी रिलायंस टेलीकॉम ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर 2G स्पेशल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। बारिश और बाढ़ से देश के कई राज्यों में तबाही, चीन में भूकंप से 54 लोगों की मौत। ऐसी देश दुनिया की बड़ी खबरें देखते हैं सिर्फ 2 मिनट में। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी के अमेरिकी वीजा पर लगी रोक हटाने की मांग की है। राजनाथ सिंह अमेरिका के 5 दिनों के दौरे पर हैं। न्यू जर्सी में भारतीय मूल के लोगों की बैठक में राजनाथ सिंह ने मोदी को देश का एकमात्र राष्ट्रीय अपील वाला नेता बताया। 2005 में अमेरिका ने मोदी को वीजा देने से मना कर दिया था। देश के कई राज्य भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के बाद ट्रैफिक जाम रहा और कई इलाकों में पानी भर गया। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में रेल की पटरियां डूब गईं और पिछले 2 दिनों से कई इलाकों में बिजली गुल है। उत्तर प्रदेश के 8 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मथुरा, कानपुर, गोरखपुर, रायबरेली और बिजनौर जिलों में 4 लाख लोग बाढ़ से बेघर हो चुके हैं।
सलमान शाहरुख की 5 साल पुरानी दुश्मनी खत्म हो गई है। मुंबई में कांग्रेस विधायक बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में सलमान और शाहरुख गले मिले। इसके बाद सलमान और शाहरुख ने एक साथ फोटो भी खिंचवाई। 5 साल पहले कैटरीना कैफ की जन्मदिन की पार्टी में सलमान और शाहरुख का झगड़ा हुआ था। चीन में आए 6.6 तीव्रता के भूकंप में 54 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 300 से अधिक लोग घायल हैं। आज सुबह उत्तर पश्चिम चीन में भूकंप के तेज झटकों से सिर्फ 1 मिनट में 21,000 घरों को नुकसान पहुंचा। भूकंप का सबसे ज्यादा असर मिनीकिसियन काउंटी और जियागजिया काउंटी क्षेत्रों पर रहा। भारतीय महिला तीरंदाजी टीम ने विश्व कप तीरंदाजी प्रतियोगिता जीत ली है। कोलंबिया में फाइनल मैच में भारतीय टीम ने चीन को 186 के मुकाबले 201 अंकों के साथ हराया। मैच में दीपिका कुमारी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस जीत के बाद टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। 2 साल पहले शंघाई में भी टीम ने गोल्ड जीता था। एशेज टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया से दूसरा मैच भी जीत लिया है। लॉर्ड्स में खेले गए मैच में इंग्लैंड चौथे दिन ही 347 रनों से जीत गया। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 583 रनों का लक्ष्य दिया था। 5 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड 2-0 से आगे चल रहा है। और जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री अब्दुल रहीम रादर बने जीएसटी कमेटी के नए चेयरमैन। जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री अब्दुल रहीम रादर अब जीएसटी कमेटी के नए चेयरमैन होंगे। इससे पहले सुशील मोदी इस कमेटी के चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे थे। जीएसटी कमेटी पूरे देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू करने पर काम कर रही है। नई चेयरमैन AR रादर ने कहा कि जीएसटी संशोधन बिल सबकी सहमति के बाद ही संसद में जाएगा। जो ही पार्लियामेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास होगा उसके बाद लॉ के बारे में हम जो लॉ बनेगा जीएसटी लॉ, स्टेट जीएसटी लॉ और सेंट्रल जीएसटी लॉ दोनों वो बनेंगे। उस पर हम काम शुरू करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्द मुमकिन हो सके हम कंसेंसस बनाने की कोशिश करेंगे। कोयला मंत्रालय ने JSPL और गगन स्पॉन्ज को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोयला मंत्रालय ने नोटिस कंपनियों को कोयला ब्लॉक्स को देरी से डेवलप करने के चलते भेजा है। सरकार ने दोनों कंपनियों को 20 दिन के अंदर इस नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है। अगर कंपनियों ने जवाब नहीं दिया तो सरकार सख्त कदम उठाएगी। इससे पहले CBI ने JSPL और गगन स्पॉन्ज के खिलाफ FIR दर्ज की थी, जिसके चलते सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। बाजार में मंदी का जो माहौल चल रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट से जुड़े फैसले लेना बड़ा कठिन है। इसलिए अपनी खास सीरीज में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इस स्लो डाउन में भी सही स्ट्रैटेजी अपनाकर आप कर सकते हैं ज्यादा कमाई। अब तक हमने आपको ये बताया कि कैसे छोटी छोटी बातें याद रखकर आप बड़ी बचत कर सकते हैं और किस तरह आपका बचत खाता और बैंक FD आपके लिए साबित हो सकती है फायदेमंद। आज हम बात करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड की और अपने PPF अकाउंट से आप किस तरह फायदा उठा सकते हैं। ये समझाने के लिए मेरे साथ है रुंगटा सिक्योरिटीज के CFP हर्षवर्धन। रुंगटा, हर्ष, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो यही पूछना चाहेंगे आपसे कि स्लो डाउन के माहौल में PPF एक निवेश के लिए बेहतरीन विकल्प कैसे है? वेल कविता, 2-3 कारण हैं। पहली बात है कि PPF एक टैक्स फ्री इंस्ट्रूमेंट है। सो जो भी आप निवेश करते हैं उस पर जो इंटरेस्ट आपका एक्यूमुलेट होता है उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता। दूसरा पार्ट है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें अंडर सेक्शन 80C आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो जो आपकी इनकम है उसमें से 1 लाख रुपीज तक की जो लिमिट है वो आपकी माइनस हो जाती है फ्रॉम द टोटल इनकम। तो आप टैक्स भी जाहिर है बचाते हैं। अब इसमें 2-3 चीजें हैं। जो हमने टैक्स फ्री इनकम की बात की, इसमें जो करंट फाइनेंशियल ईयर 13-14 का जो ब्याज दर है वो है 8.7% टैक्स फ्री। तो अगर हम एक 30% टैक्स स्लैब के कोई भी इंसान को देखें तो उनमें ये 11-12% तक चला जाता है प्री टैक्स। अब दूसरी बात रही कि इंटरेस्ट रेट क्यों जरूरी है ये समझना कि हम बात करते हैं कि हमें स्टार्ट अर्ली। सो हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट जो PPF में अभी जो इम्प्लाई होता है वो है 8.7%। वो अभी वेरिएबल कर दिया गया है फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 11-12। उसके पहले ब्याज दर आप जानते होंगे कि 8% पे वो लगभग फ्रीज हो गया था।
अभी ये 10 इयर्स गवर्नमेंट का जो बेंचमार्क बॉन्ड्स हैं उनसे बेंचमार्क से रिलेट कर दिया गया है। सो जो आपका एवरेज यील्ड है प्रीवियस ईयर का उससे 0.25% ज्यादा मिलता है। बिल्कुल। सो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस दैट यू कैन देख, एक इंसान को ये प्रोविजन जो 1 लाख की पूरी लिमिट डेफिनेटली यूज करनी चाहिए। अब एक चीज हमने देखा है कि नॉर्मली टैक्स बेनिफिट लेने के लिए एक माइंडसेट होता है कि आप जैन, फेब और मार्च के क्वार्टर में ही इन्वेस्ट करते हैं। हमारा इन्वेस्टर से यही कहना है कि आप जो इन्वेस्ट करते हैं वो तुरंत करिए। इसके 2 कारण है। एक है कि जो उसमें इंटरेस्ट है वो मंथली कैलकुलेट होता है और वो तुरंत शुरू हो जाता है। दूसरी बात है, जब आप मार्च में इन्वेस्ट करेंगे, आप क्योंकि इंटरेस्ट रेट वेरिएबल हो गए हैं, अप्रैल 2014 में ये ब्याज दरें वापस चेंज होंगी, कीपिंग इन माइंड जो करंट फाइनेंशियल ईयर के एवरेज यील्ड्स हैं 10 ईयर बॉन्ड्स पे। एवरेज यील्ड ये साल के करीबन 8.10% के आसपास है। अगर हम 0.25% ज्यादा देखते हैं, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में डेफिनेटली 8.7 से कम होने वाला है। बिल्कुल। अगर आपको फायदा उठाना है इस मंदी के दौर में, ये जरूरी है कि आप तुरंत इन्वेस्ट करें और कम से कम इस साल के लिए आप 8.7% ब्याज अपने फ्रीज कर लें। टाइमिंग पर ही मैं बात करना चाहती हूँ। इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग आपकी बहुत सही होनी चाहिए। शायद महीने की 5 तारीख से पहले इन्वेस्ट करना चाहिए। एब्सोल्युटली। आप अगर पीपीएफ में निवेश कर रहे हैं, ये जरूरी है कि आपने जो चेक डिपॉजिट किया है आपके पीपीएफ अकाउंट में, वो 5th ऑफ द मंथ के पहले वो क्रेडिट हो जाए, ना कि आपने सिर्फ चेक जमा किया है। बिल्कुल। ये जरूरी है कि आप मैक्सिमम बाय 2nd और 3rd ऑफ द मंथ आप पीपीएफ में चेक जमा कर दें। तो उनमें क्लियरिंग का टाइम अगर है, आपके अगर सेम ब्रांच नहीं है, तो आपको क्लियरिंग का टाइम भी मिलता है और आपके अकाउंट में 5th तक ये क्रेडिट हो जाए। क्योंकि अगर आपका 6th को भी क्रेडिट होता है, उस पूरे महीने के लिए आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे टाइमिंग भी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है जहां तक पीपीएफ में आपके निवेश की बात है। और जाहिर तौर पे हर्ष ने भी समझा दिया यहाँ पर आपको, स्लो डाउन के इस दौर में पीपीएफ में निवेश एक बहुत ही समझदारी का विकल्प आपके पास है। तो फिलहाल तो बात होगी पीपीएफ में निवेश की, लेकिन कल हम बात करेंगे उन चार्जेस की जिनकी वजह से आपकी सेविंग पर लग सकता है बट्टा। बताएंगे किस तरह आप इन चार्जेस से बच सकते हैं। और ब्रेक के बाद बात करेंगे टैक्स रिटर्न की। आखिरी डेट जल्द आ रही है। हमारे टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया बताएंगे कैसे करें ई फाइलिंग। बने रहिए। इस बार 5 लाख तक सैलरी वालों को भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा। पिछले 2 साल से 5 लाख से कम आय वालों के लिए आईटी रिटर्न भरना जरूरी नहीं था, लेकिन सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने कहा है कि ये छूट सिर्फ 2 साल के लिए थी। असेसमेंट ईयर 2013-14 में 5 लाख से कम सैलरी वालों के लिए भी रिटर्न दाखिल करना जरूरी होगा। हालांकि 5 लाख से कम आय वालों के लिए ई रिटर्न भरना जरूरी नहीं होगा। और इस साल कई करदाताओं को ई रिटर्न भरना होगा। 5 लाख से ज्यादा इनकम वालों के लिए ई रिटर्न भरना अनिवार्य है, जैसे विपिन ने बताया। और ई रिटर्न भरते वक्त डिजिटल सिग्नेचर कितना जरूरी होता है बता रहे हैं हमारे टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया। इस साल ढेर सारे लोगों को ई रिटर्न भरना पड़ेगा, पर्टिकुलरली जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है। अब सवाल उठता है कि डिजिटल सिग्नेचर भी कोई चिंता नहीं, अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर अभी तक नहीं है तो डिजिटल सिग्नेचर की प्रक्रिया कंप्लीट करके ले लें आप। पर उसको तकलीफ लगती है आपकी, कैसे लें, क्या लें, कहां से लें, तो चिंता न करें, आप ई रिटर्न जमा दे दें बिना डिजिटल सिग्नेचर के और फिर ITR-V को भेज दें बेंगलोर में 120 दिन में। कहने का सीधा मतलब है, अगर इनकम 5 लाख से ज्यादा तो कंपलसरी नहीं है आपके लिए कि ई रिटर्न को डिजिटल सिग्नेचर के साथ ही भरो। नहीं है डिजिटल सिग्नेचर, नो प्रॉब्लम। पर अगर मेरी माने ना तो बेहतर ये होगा कि आप ई रिटर्न विथ डिजिटल सिग्नेचर जमा दे दें, तो आपका ये फायदा होगा कि बेंगलोर में 120 दिन के अंदर ITR-V भेजने की प्रक्रिया से आप बच जाएंगे। पर कुल मिलाकर चिंता न करें, भरो ई रिटर्न विदाउट डिजिटल सिग्नेचर और विद डिजिटल सिग्नेचर, मर्जी आपकी। इस वक्त सरकार का पूरा जोर विदेशी निवेश लाने पर है, लेकिन विदेशी निवेशकों को इंतजार है इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त होने का। यहां तक कि अब तक भारत में बढ़ चढ़कर पैसे लगाने वाले जापानी निवेशक भी अब परेशान दिख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में सरकार ने विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं।
कई सेक्टरों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई है और नियम भी बदले गए हैं। यहाँ तक कि खुद वित्त मंत्री विदेश जाकर निवेशकों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद वो अभी तक निवेशकों का भरोसा नहीं जीत पाए हैं। India, about 10 years ago, bit more than 10 years ago, were very serious of opening the economy to the world. I'm not sure current administration what they are thinking seriously. आज कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में कमी आई है, लोगों के बीच में संवाद में कमी आई है कि सरकार क्या सोच रही है। जो हमारे लोग जो पॉलिसी बना रहे हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक लीडर्स हैं और जो वो क्या सोचते हैं। दरअसल रुपए की कमजोरी या सुस्त इकोनॉमी से निवेशक ज्यादा परेशान नहीं है। उनका सबसे बड़ा सिरदर्द है मंजूरी मिलने में लगने वाला लंबा समय। इसके अलावा बिजनेस करने की बुनियादी जरूरतों के मामले में भी भारत अभी तक पिछड़ा हुआ है। One is a favorable tax treatment, legal, environment for, labor and property acquisition and that sort of thing, and basic infrastructure like water supply, power supply, and all those things are, issues of, serious concern for investors. बल्कि जमीन पर तो सरकार की कोशिश का उल्टा हो रहा है। जमीन की दिक्कत के चलते कोरियन कंपनी पॉस्को और फिर आर्सेलोरमित्तल दोनों ने अपने एक स्टील प्लांट का काम बंद कर दिया है। पॉस्को कर्नाटक में 30,000 करोड़ रुपए और आर्सेलोरमित्तल ओडिशा में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहे थे। तेजी से बढ़ रहे ऑटो सेक्टर को भी मंदी की नजर लग गई है। इसके अलावा अब यूनियन भी आंदोलन की राह पर है। इन बड़ी दिक्कतों के बीच इंडो जापान ग्लोबल पार्टनरशिप समिट से भारत को काफी उम्मीदें हैं। जापानी कंपनियां ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन, वाटर सप्लाई, सोलर और न्यूक्लियर एनर्जी और ऑटो सेक्टर में पैसा लगा सकती है। सरकार चेन्नई बंगलुरु कॉरिडोर में भी जापानी निवेश की उम्मीद किए हैं। अब सितंबर में ही पता चलेगा कि जापानी कंपनियां भारत में कितना पैसा लगाती है। कविता कृष्णन, मुंबई। भारत में तेजी से बढ़ते पिज्जा बाजार में एक और नया खिलाड़ी आ गया है। डोमिनोज पिज्जा हट के बाद अब साउथ अफ्रीका की प्रसिद्ध पिज्जा चेन डेबोनेर मुंबई से अपने स्टोर्स की शुरुआत कर रही है। डेबोनेर पिज्जा का स्टोर 25 जुलाई से मुंबई के अंधेरी इलाके में शुरू हो जाएगा। डेबोनेर पिज्जा, पिज्जा हट या कैलिफोर्निया पिज्जा किचन की तरह एक सिट डाउन रेस्टोरेंट नहीं है, बल्कि डोमिनोज और स्मोकिंग जोन्स की तरह ही होम डिलीवरी आउटलेट होगा। हालांकि आप खुद ही यहां से पिज्जा ले जा सकेंगे या बैठकर खा भी सकेंगे। जैसे डोमिनोज 30 मिनट में डिलीवरी नहीं तो फ्री पिज्जा का प्रॉमिस करता है, वैसे इनका यूएसपी होगा हॉट नहीं तो पिज्जा फ्री। कंपनी अगले 1 साल में मुंबई में 6 से 9 आउटलेट खोलेगी। इसके बाद टियर 1 और टियर 2 सिटीज में जाने की कंपनी की योजना है। We know that pizza is a big part of the market here, and that we think the marketplace is effectively underserviced. We also are very fortunate to meet the Correct Group people, who are partners who know the landscape very well. Debonair's Pizza in the South African industry where we come from is a brand leader, so we better make some changes to make sure that it fits the Mumbai market, but certainly we think that the marketplace offers potential for us. भारत में क्रिकेट का जुनून देखते हुए कंपनी ने साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आज जॉन्टी रोड्स इज, आई थिंक एवरी किड नोज हु इज जॉन्टी रोड्स, and I think he being a coach for in Mumbai Indian fielding coach, acceptability of his is ready, and he is South African. We need to correlate cricket, South Africa and food together. फेमस ब्रांड ग्रुप साउथ अफ्रीका, ब्रिटेन और नाइजीरिया जैसे 15 देशों में 2000 से ज्यादा रेस्टोरेंट चलाता है। भारत के लिए डेबोनेर पिज्जा अपने मेन्यू में यहाँ के टेस्ट के हिसाब से बदलाव करेगा। जैसे पिज्जा में पुदीना पनीर, चिकन मखनी जैसे टॉपिंग भी शुमार किए गए हैं। इस नए खिलाड़ी के आने से भारत में करीब 2000 करोड़ रुपए के ऑर्गेनाइज पिज्जा बाजार के और गरमाने की उम्मीद है। क्विक सर्व रेस्टोरेंट कैटेगरी में पिज्जा का 55 से 60% का हिस्सा है। शिबानी गरत, मुंबई। और इसी के साथ आवाज 9 में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।